पहली क्लास में हमने किया था इंडियन पॉलिटी स्टार्ट की थी हमने, पहला टॉपिक कवर किया था दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। देयर आर वेरियस एक्ट्स एंड उसको हमने पूरा क्रोनोलॉजी वाइज किया था, ठीक है। तो हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई एज अ ट्रेडिंग कंपनी, उसका एम था टू अर्न प्रॉफिट। इवेंचुअली क्या हुआ, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई और बैटल ऑफ बक्सर हुई, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया। एंड उसके बाद उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फंक्शंस भी उसने गेन कर लिए। अब जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फंक्शंस गेन करे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो ब्रिटेन जो है उसने सोचा कि क्यों ना इसको रेगुलेट किया जाए, क्यों ना इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इनकी पावर्स जो है वो इतनी बढ़ चुकी हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जितने भी एक्ट्स आए उनको हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग द फेस कंपनी रूल, दैट इज फ्रॉम 1773 टू 1857, दैट इज अप टिल द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जो सबसे पहला एक्ट आया दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो देख लीजिए, दीज आर अवर नोट्स। ये जो नोट्स हैं बिल्कुल कॉम्प्रीहेंसिव है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट ना हो। एंड इस नोट्स के बाहर आपने कुछ नहीं पढ़ना। जब आप टेस्ट सीरीज करेंगे जो हम देंगे आपको, या अगर आप कहीं और से भी साथ में कुछ रेफर करते हैं, अगर कुछ भी ऐड ऑन करना है तो आपने जो साइड में स्पेस दी गई है उसके अंदर उसको ऐड करना है, ताकि यू ओनली हैव वन कॉम्प्रीहेंसिव नोट्स इन द एंड जिसको आप रिवाइज कर सको। मल्टीपल रिवीजन इज द की टू क्रैक दिस एग्जाम, राइट। तो रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करें तो ये पहला अटेम्प्ट था क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि अब उसके कमर्शियल फंक्शंस पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव में भी कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। तो पहली बार क्या हुआ, रिकॉग्नाइज किया गया कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले क्या होता था, 3 गवर्नर थे हमारे, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। एंड अब बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया गवर्नर जनरल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक गवर्नर जनरल है, बाकी सिंपल गवर्नर है। तो बंगाल के जो गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल हैं, वो सुपीरियर हो गया एज कम्पेयर टू मद्रास एंड बॉम्बे। तो इससे हम कह सकते हैं कि मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर हैं वो सबॉर्डिनेट हो गए एज कम्पेयर टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्वेश्चन आता है बहुत बार, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, आंसर होगा वेरन हेस्टिंग्स, ठीक है। लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहली बार सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुई कहां पर हुई, कैलकाटा में हुई, फोर्ट विलियम में हुई, ठीक है जी। इसकी कॉम्पोजिशन क्या थी, एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस। और पहले चीफ जस्टिस कौन थे, जिन्होंने कल क्लास लगाई थी उनमें से कोई बता सकते हैं फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? चैट में बताइए कि फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। अभी तक कोई आया नहीं रिप्लाई, ओके। एलिजा इम्पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बात याद रखनी है, अगर हम जुडिशियल सिस्टम की बात करें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट बनी। अप टिल 1861 सुप्रीम कोर्ट ने फंक्शन किया, उसके बाद आ गई हमारी हाई कोर्ट्स। एंड फिर हम देखेंगे 1935 में क्या बनी, फेडरल कोर्ट बनी। फेडरल कोर्ट बाद में जो हमारी प्रेजेंट डे सुप्रीम कोर्ट है। जस्ट अ सेकंड, आई एम एडमिटिंग अ पर्सन। सो आई होप क्लियर है आपको। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए पहले लॉर्ड वेरन हेस्टिंग, सुप्रीम कोर्ट बनी। प्राइवेट ट्रेड में जो भी कर रहे थे कंपनी के सर्वेंट्स, जो करप्शन में एंगेज थे, उनको रोकने के लिए स्टेप लिए गए। एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे कंपनी को, उनको बोला गया कि आप सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स के ऊपर आपने रिपोर्ट करना है। तो पहला एक्ट हमारा क्लियर था। अब रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट बनी। सुप्रीम कोर्ट हमें पता है हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब क्योंकि जुडिशरी बन गई है तो प्रॉब्लम क्या आई, जो एग्जीक्यूटिव है उसकी पावर कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो एग्जीक्यूटिव इस चीज की कंप्लेंट करता है। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, एक अमेंडिंग एक्ट आता है 1781 में, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जो 1773 के एक्ट से बनी थी उसकी पावर्स को कम करता है। पावर्स को कैसे कम करता है, एग्जेम्प्ट कर देता है गवर्नर जनरल को और उसके काउंसिल को प्लस सर्वेंट्स को फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कम हो जाती है। फिर रिवेन्यू मैटर्स में भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कम हो जाती है। फिर प्रोविंशियल कोर्ट्स की जो अपील है, ये कह दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी, गवर्नर जनरल के पास जाएगी। अगेन पावर कम हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की। फिर जो रेगुलेशन है प्रोविंशियल कोर्ट्स की वो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाएगी, कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल बनाएगा। तो इस एक्ट का बेसिकली एम ये था कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की टसल थी,
एंड सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम कर दिया गया। एंड लास्टली सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन जो थी वो ओवर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा होने वाली थी, यानी कि अगर कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है उनके ऊपर भी ये एक्ट लगेगा, सुप्रीम कोर्ट लगेगी की जुरिसडिक्शन रहेगी, एंड उनके ऊपर अपना अपना पर्सनल लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट, देन हमारे पास आ गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट की अगर हम बात करें तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले हमारे पास सिर्फ एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, अब इसके अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना दिया गया। ठीक है, तो एक तरह से क्या होगी, डुअल गवर्नमेंट होगी। A board of control was created to oversee and guide the court of directors as well as the Indian administration. And board of control का काम क्या था, सुपरवाइज करना, डायरेक्ट करना सारे सिविल, मिलिट्री एंड रिवेन्यू अफेयर्स को। ठीक है, साथ में क्या हुआ, जो कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस हैं उसके अंदर एक क्लियर डिस्टिंक्शन अब आ गई, और इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल एक्सटेंड कर दिया ओवर कंपनीज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। ठीक है, तो अभी तक समझो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, एम क्या था, रेगुलेट करना ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके अंदर क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स, एक सुप्रीम कोर्ट बनी, जो भी लोग प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, करप्शन में एंगेज थे सर्वेंट्स, उनको रोका गया। एंड लास्टली क्या हुआ, लास्टली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया कि आप सिविल मिलिट्री रिवेन्यू अफेयर्स पे रिपोर्ट करोगे। उसके बाद आया अमेंडिंग एक्ट। अमेंडिंग एक्ट का पर्पस क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी उसकी जुरिस्डिक्शन को कम करना। देन हमारे पास आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। उसके अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ एक और बॉडी बन गई जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एंड अब ये सुपरवाइज और डायरेक्ट करने वाली थी सिविल, मिलिट्री एंड रिवेन्यू अफेयर्स। इसमें आपने दो पॉइंट याद करने हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और इट ड्रू अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनीज, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रूल्स। तो अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस तो डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन से एक्ट में पहली बार क्लियर डिस्टिंक्शन ले डाउन की गई बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रूल्स, तो आंसर होगा पिट्स इंडिया एक्ट। अब उसके बाद आता है एक छोटा सा एक्ट 1786 का। उसके अंदर क्या था, बेसिकली लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, एंड उन्होंने बनने के बाद दो शर्तें रखी कि उनको दो स्पेशल पावर दी जाए। पहली पावर ये थी कि वही कमांडर इन चीफ हो, एंड दूसरी पावर ये थी कि पूरे गवर्नर जनरल काउंसिल के वो डिसीजन को ओवरराइड कर सके। तो सिर्फ इन दो बातों को मानने के लिए एक्ट ऑफ 1786 आया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर अमेंडिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, एंड देन एक्ट ऑफ 1786। अब उसके बाद आते हैं हमारे चार चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 एंड 1853। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम बात कर रहे हैं कंपनीज रूल की। अब चार्टर एक्ट 1793 की अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो पावर्स थी, जो ओवरराइड कर सकते हैं सारे गवर्नर जनरल काउंसिल को, वो आगे सारे गवर्नर जनरल्स को उस पावर को एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, कंपनी का जो ट्रेड की मोनोपोली थी इंडिया में उसको 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। गवर्नर जनरल जो ऑलरेडी सुपीरियर हो गए थे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे से, बाय द रेगुलेटिंग एक्ट उस पावर को और बढ़ा दिया गया। कमांडर इन चीफ जो है, इट वाज नाउ ही वाज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट है, कॉर्नवालिस खुद ही जो गवर्नर जनरल थे वो खुद ही कमांडर इन चीफ थे, लेकिन अब क्या कह दिया गया कि कमांडर इन चीफ जो है वो गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे। एंड लास्टली द एक्ट प्रोवाइडेड दैट बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड इट्स स्टाफ वुड बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी खर्चे हैं, उसके स्टाफ के जितने भी खर्चे हैं, उसको कौन पे करेगा, उनको पे करेगा इंडियन रेवेन्यू से। क्लियर है, तो दिस इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब इसका बैकग्राउंड क्या था, बेसिकली फ्रांस ने नेपोलियन के राज में इंग्लिश इंपोर्ट्स को बंद कर दिया। अब इंग्लिश इंपोर्ट्स को बंद करने से क्या हुआ कि जो इंग्लैंड के ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उनका बहुत नुकसान हो रहा था। एंड इंडिया के ट्रेड की हमने देखा 20 साल और एक्सटेंड कर दी गई थी, मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। अब इन सारे मर्चेंट्स ने ब्रिटेन की गवर्नमेंट को बोला कि आप ये जो मोनोपोली है उसको हटा दीजिए, एंड बाकी सारे मर्चेंट्स को भी इंडिया के अंदर ट्रेड करने की परमिशन दीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या आता है कि जो ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की थी उसको एबॉलिश कर दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। लेकिन देयर आर टू एक्सेप्शंस, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ठीक है, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया में जो ट्रेड करने की मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको खत्म कौन से एक्ट से किया गया, 1813 के चार्टर एक्ट से। लेकिन चाय का ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड, उसकी मोनोपोली अभी भी रहेगी, एक्सेप्शन में थी। फर्दर 20 साल के लिए कंपनी के रूल को एक्सटेंड कर दिया अप टिल 1833। साथ में असर्ट किया गया सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आते हैं, इन दो पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया टू कम एंड प्रीच इन इंडिया। पहली बार कौन सा ऐसा एक्ट था जिन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में आने दिया, दैट वाज 1813 चार्टर एक्ट।
और कंपनी अब से 1 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट करेगी भारतीय लोगों की एजुकेशन पर। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। चार्टर एक्ट 1813 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट याद रखने हैं हर हालत में आपने। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, ट्रेड इन ट्री एंड ट्रेड विद चाइना। क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में अलाउ किया गया और 1 लाख रुपए अब से इंडियन की एजुकेशन पर सरकार खर्चेगी। इसके बाद आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। एक बात याद रखना है, क्वेश्चन आता है अगर मान लीजिए विच वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन बाय ब्रिटेन, आंसर आएगा इसका आपका रेगुलेटिंग एक्ट। पहला स्टेप था वो एक सेंट्रलाइजेशन को अचीव करने के लिए। एंड अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द लास्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, देन द आंसर विल बी चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, पहला स्टेप रेगुलेटिंग एक्ट में, फाइनल स्टेप कौन से में आपका आ गया, चार्टर एक्ट में। कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया वाज लीगलाइज्ड। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब जितनी भी कंपनीज की टेरिटरी हैं वो क्राउन के नाम में होंगी, फॉर हिज मेजेस्टी, फॉर हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स। अब इंपॉर्टेंट बात सबसे आती है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब चेंज कर बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, गवर्नर थे पहले, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड इस बार जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने दैट वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब एक और बात है कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी बॉम्बे एंड मद्रास की, वो छीन ही ली गई। एंड अब से जो लॉज बनेंगे उनको हम पहली बार टर्म यूज करेंगे एक्ट्स। पहले जो होती थी दैट वर रेगुलेशन, नाउ इट विल बी एक्ट्स। एंड इंडियन लॉ कमीशन बिठाया गया पहली बार, उसके पहले चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले, जिनको काम दिया गया था टू कोडिफाई द इंडियन लॉज। एंड हम देखते हैं फिर इंडियन पीनल कोड वगैरह उन्होंने बनाया। तो आई होप आपको क्लियर है। रेगुलेटिंग एक्ट से लिंक कर आपने 1833 का चार्टर एक्ट याद रखना है। वो पहला स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का, ये लास्ट स्टेप है। वहां पर गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। वहां पे कौन थे, लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स थे, यहाँ पे कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी बॉम्बे मद्रास की वो बिल्कुल छीन ली गई। एंड अब से जितने भी लॉ बनेंगे दैट विल बी कॉल्ड एक्ट एंड नॉट रेगुलेशंस। और पहला लॉ कमीशन बैठा लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में। एंड अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट चार्टर एक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये आती है कि पहले जितने भी चार्टर एक्ट आ रहे थे, हम देख रहे थे 1793, 1813, 1833, उन सब में 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को बढ़ाया जा रहा था। लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट में कोई भी स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं दी गई, देयर वाज नो फिक्स्ड टाइम लिमिट। पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो काउंसिल को एक्सपैंड किया गया, 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर लाए गए और टोटल अब हो गए 12। इट विल एक्ट एज अ मिनी पार्लियामेंट, अब जो पार्लियामेंट की तरह काम करेगा जैसा कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट काम करता था। एक लॉ मेंबर जो फोर्थ मेंबर थे उनको राइट टू वोट दिया गया। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इट इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। एंड अगेन इसके लिए कमेटी बैठी जिसका नाम था मैकॉले कमेटी। अब ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का मतलब क्या है कि अब से इंडियंस भी इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दे कैन गिव द एग्जामिनेशन बट द एग्जामिनेशन was not held in India। तो इसलिए इसको कहते हैं कि इट इज द काइंड ऑफ आई वॉश, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपने इंडियंस को बैठने की इजाजत दी, लेकिन इंडियंस जो हैं वो इंडिया में एग्जाम देना प्रेफर करेंगे, क्योंकि उस टाइम बाहर जाकर एग्जाम देना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए बहुत लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन थी अभी भी इंडिया की इन द इंडियन सिविल सर्विसेज। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया गया। एंड एक्ट को इंडियन रिप्रेजेंटेशन अलाउ की गई सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो इसमें जो मेन चीजें आपने याद रखनी है वो ये रखनी है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कौन से एक्ट में अलग अलग हुए, चार्टर एक्ट 1853। साथ में जो लॉ मेंबर थे उनको राइट टू वोट मिला एंड ओपन कंपटीशन अलाउ किया गया इन द सिविल सर्विसेज। उसके बाद क्या हुआ, रिवोल्ट हो गया 1857 का, जिसको सिपॉय म्यूटिनी कहते हैं ब्रिटिश हिस्टोरियंस, क्योंकि उसको थोड़ा सा नीचे दिखाना चाहते हैं। इंडियन म्यूटिनी, ग्रेट रेबिलियन हम कहते हैं, क्योंकि हम उसको ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन इंसरेक्शन, और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय विनायक दामोदर सावरकर। एंड अल्टीमेटली दिस रिवोल्ट मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम कंपनीज रूल टू क्राउन रूल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आता है हमारे पास कंपनीज रूल। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक छोटा सा एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट, फिर छोटा सा 1786 का एक्ट आता है, और फिर हमारे पास 4 चार्टर एक्ट आते हैं। फिर हमारा शुरू होता है क्राउन रूल, दैट इज फ्रॉम 1858 टू 1947। सबसे पहले आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या जिसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया। इसको गुड गवर्नमेंट एक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि रिवोल्ट हो गया था, तो सरकार ने ये शो किया, क्राउन ने, कि अब हम डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा रहे हैं, हम डायरेक्टली रूल करेंगे तो हम बेटर रूल करेंगे। सबसे पहला चेंज क्या हुआ, गवर्नर जनरल को रिप्लेस कर बना दिया वाइसरॉय। क्वेश्चन आता है हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल और हु वाज
first viceroy? Then the answer will be Lord Canning. कहने का मतलब क्या है कि गवर्नर जनरल जो लास्ट थे बिफोर द रिवोल्ट ही वाज लॉर्ड कैनिंग, एंड जब नाम चेंज करकर उसको वॉइसरॉय बना दिया तब भी कैनिंग ही रहे, पर्सन सेम ही रहा लेकिन पोस्ट का नाम चेंज हो गया. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज डेजिग्नेटेड एज वॉइसरॉय. डबल गवर्नमेंट, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किससे आया था? पिट्स इंडिया एक्ट से अभी हमने पढ़ा, वो सब खत्म हो गया, अब एबॉलिश कर दी गई डबल गवर्नमेंट, और एक उसकी जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बनाया गया जो कि एक मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का जिसको 15 लोग असिस्ट करते थे. फिर हमारे पास आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861. अगर हम इसकी बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वॉइसरॉय को पावर दी गई कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ इंडियंस को भी नॉमिनेट किया जा सकता है. जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी बॉम्बे और मद्रास की उसको रिस्टोर कर दिया गया. अभी हमने देखा 1833 के चार्टर एक्ट से उसको छीन लिया गया था. इट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल. वॉइसरॉय वाज ऑथराइज्ड टू इशू ऑर्डिनेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद करना है, मार्क करना है कि ऑर्डिनेंस की जो पावर थी वो 1861 के काउंसिल्स एक्ट ने दी थी. एंड इट रिकॉग्नाइज द पोर्टफोलियो सिस्टम. पोर्टफोलियो सिस्टम जो है इट इज लाइक प्रेजेंट डे कैबिनेट सिस्टम. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट है. फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड वो अपने अपने स्फीयर में इंडिपेंडेंट हैं, दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस. तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 से, एंड टुडे इट्स न्यूअर वर्जन इज द कैबिनेट सिस्टम. फिर आता है हमारे पास इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892. इट एक्सपेंडेड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उनकी पावर बढ़ा रहे हैं. अब वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं और वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव को. लेकिन दो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, बजट को डिस्कस किया जा सकता है पर उसके ऊपर वोट नहीं किया जा सकता. क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, नोटिस देना पड़ता था पहले, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वर नॉट अलाउड. ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वर नॉट अलाउड. फिर हमने देखा कि नॉमिनेशन हो सकती थी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की, और इलेक्शन हालांकि यूज नहीं किया गया था पर इनडायरेक्टली एक तरह से इलेक्शन जैसी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी. देन हमारे पास आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं. मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मिंटो वाज द वॉइसरॉय. सबसे ज्यादा इनफेमस एक्ट है ये फॉर द रीजन दैट इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, एंड नाउ ओनली मुस्लिम्स कुड वोट फॉर द मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव. मैंने कल आपको बताया था रिजर्वेशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट में डिफरेंस ये होता है कि रिजर्वेशन के अंदर एक सीट रिजर्व होती है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, लेकिन वोट जो है सारे करते हैं. लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में फॉर एग्जांपल मुस्लिम सीट है बट वोट भी उसके लिए मुस्लिम ही करेंगे, तो इससे कम्युनल डिवाइड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया. अब जो पावर्स थी वो और बढ़ा दी गई. अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और बजट के सेपरेट आइटम्स पर वोटिंग भी की जा सकती है, पर पूरे बजट पर एज अ होल वोटिंग वाज स्टिल नॉट अलाउड. लॉर्ड मिंटो came to be known as the father of communal electorate. Again very important, डायरेक्टली प्रीलिम्स से पूछा जाता है who is known as father of communal electorate. अगर अभी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे क्लासेस में आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पर भी कवर होगा, लेकिन आप यहाँ से याद कर सकते हैं. लॉर्ड मिंटो क्योंकि वॉइसरॉय थे उस टाइम पे तो उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है. इंडियंस को पहली बार वॉइसरॉय को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किया गया. हमने अभी देखा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में वॉइसरॉय जो थे नॉमिनेट करने लगे थे, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस को नॉमिनेट करना शुरू किया. एंड फर्स्ट नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. देन इट इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स. इसको आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट्स. ठीक है, अब आता है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं या फिर मॉन्टफोर्ड, इन दोनों के नाम को कंबाइन करके भी कहते हैं. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल. अब याद रखना अगर कोई क्वेश्चन है कि हु विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल, आंसर विल बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. अगर क्वेश्चन ये आएगा विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट सेंट्रल लेवल, देन आंसर विल बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ये बात याद रखना है. क्वेश्चन आता है विच एक्ट एबॉलिश्ड डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल, अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, अब डायरकी का मतलब क्या है? डायरकी का मतलब क्या है? दो पार्ट में डिवाइड कर देना. सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये जो है इनके डिसीजन लेने वाले थे वॉइसरॉय. एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट का मतलब क्या है? जो कम इंपॉर्टेंट है एंड ये जो है इनके निर्णय लेंगे पॉपुलर मिनिस्टर. सब्जेक्ट के एग्जांपल पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट विल बी रिजर्व सब्जेक्ट, और ट्रांसफर सब्जेक्ट में कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्सेट्रा.
ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरार्की, एग्जीक्यूटिव, पॉपुलर मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को रिजर्व और ट्रांसफर में किया गया, बाइकैमलरिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब दो हाउसेस होना, सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1909 के एक्ट से सिर्फ मुस्लिम्स को दिए गए थे उसको एक्सटेंड कर सिक्स और इंडियंस, क्रिश्चियन, एंग्लो यूरोपियन एंड यूरोपियंस को भी कवर किया गया। फ्रेंचाइजी दी गई कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को। फ्रेंचाइजी का मतलब था कि कुछ लोग वोट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। सेपरेट हो गया प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। एक कमीशन को सेटअप करने की बात की 10 साल के बाद इस एक्ट की वर्किंग को चेक करने के लिए, जो कि 1927 में आता है साइमन कमीशन, एंड साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। एंड इंटेंशन थी इंट्रोड्यूस करने के रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। आई थिंक आपको क्लियर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की बात करें, इट प्रपोज्ड एन ऑल इंडिया फेडरेशन, एक फेडरेशन स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर जो आज हम देखते हैं उसकी बात हुई। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स होंगे और एक सेंटर होगा, लेकिन क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने कभी ज्वाइन नहीं किया तो फेडरेशन कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आई। डायरकी प्रोविंशियल लेवल पर खत्म कर दी गई और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया। तभी मैंने बोला अगर क्वेश्चन आता है कि which act introduced diarchy at the provincial level 1919, which act abolished diarchy at the provincial level 1935, and which act introduced diarchy at the central level, then it is again government of India Act 1935, क्योंकि अब सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट में। जैसा हम देखते हैं आज की डेट में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उसी तरीके से। एंड जो रेजिडुअरी पावर्स थी उसको दे दी गई गवर्नर जनरल को। गवर्नर को रिक्वायर था टू एक्ट अंडर द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। बाइकैमरलिज्म आ गया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स और भी एक्सटेंड कर दिया हमने, डिप्रेस क्लासेस और वुमेन को। काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश कर दिया। दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फेडरल कोर्ट इस एक्ट से एस्टेब्लिश हुई। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से एक्ट के अंदर फेडरल कोर्ट आई, आंसर विल बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन आता है कि कब एस्टेब्लिश हुई, तो आंसर विल बी 1 अक्टूबर 1937। 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश हुई। लास्ट आता है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। इसको रिस्पॉन्स में किया गया था एन एक्ट ऑफ द माउंटबेटन प्लान। इसके अंदर पार्टीशन की बात हुई, इंडिया का डोमिनियन अलग बनेगा, इंग्लैंड का अलग, पाकिस्तान का अलग बनेगा। दोनों के पास पावर होगी कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से वो अलग हो सके। दोनों के गवर्नर जनरल को कौन बनाएगा, इंग्लैंड चूज करेगा कौन होगा। जो वॉइस रॉय था उसका ऑफिस ही खत्म कर दिया गया। अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन दोनों कंट्रीज बना सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई। उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास पावर होगी कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता वो लॉ को बना भी सकती है, रिपील भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है। जो एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल था उसको हटा दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को भी हटा दिया गया, और जो ब्रिटिश पैरामाउंसी थी प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर उसको भी हटा दी गई। उनको ऑप्शन दिया गया कि या तो आप आजाद हो जाइए या फिर इंडिया या पाकिस्तान में से किसी एक को चूज कर लीजिए। एंड दिस एक्ट फाइनली एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बताया था मैंने कल आपको, हु वाज द लास्ट वाइसरॉय, Mountbatten, and who was the first Governor General of Independent India? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट, गवर्नर जनरल वाज टू बी अपॉइंटेड इन बोथ द डोमिनियंस बाय द किंग ऑफ ब्रिटेन। अब इंडिया आजाद हो गया, आजादी के बाद कौन सा पहला गवर्नर जनरल था, अगेन लॉर्ड माउंटबेटन। आई होप आपको क्लियर है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैनिंग, फर्स्ट वाइसरॉय कैनिंग, लास्ट वाइसरॉय माउंटबेटन, एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अगेन लॉर्ड माउंटबेटन। आई होप आपको क्लियर है अभी तक जितना हमने किए, यहां तक हमने कल की क्लास में किया था। जस्ट अ सेकंड, एक बार मेरे को चैट में थम्स अप कर दीजिए या फिर लिख दीजिए अगर अभी तक जो हमने किया वो क्लियर है, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हमने बात की कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसका बैकग्राउंड क्या था। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब आप जो नोट्स देखेंगे आपको नोट्स मिल चुके होंगे। इन नोट्स को अगर आप देखेंगे तो इन नोट्स के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसके बियॉन्ड आपने कुछ भी याद नहीं करना। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको कहीं काम नहीं आने वाली। अलग अलग बुक्स में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कई बार दी होती है बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। जितनी इंफॉर्मेशन मैक्सिमम आ सकती है एग्जाम में दैट इज कवर्ड इन इट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें तो पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी 9 दिसंबर 1946, ठीक है। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वाज द ओल्डेस्ट मेंबर एंड ही बिकेम द टेम्परेरी चेयरमैन, ठीक है। अब होता था क्या था कि जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट चूज किया जाता है वो फ्रेंच प्रैक्टिस के
बेसिस पे हमने चूज किया कि जो भी एज में सबसे ओल्ड होंगे उनको हम टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाएंगे जब तक असली प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं किया जाता। एंड फाइनली क्या हुआ, इलेक्शन हुआ एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज लेटर चूजन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पता होना चाहिए आपको 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई। टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों थे? क्योंकि वो ओल्डेस्ट मेंबर थे फ्रेंच प्रैक्टिस के तहत। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आफ्टर इलेक्शन चूज किया गया एज द प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट दो थे, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो 9 दिसंबर को हमने देख लिया, पहली मीटिंग हुई थी। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट हो गए थे। ये डेट आपको याद ना भी रखो चलेगा। अब अगली डेट इंपॉर्टेंट है 13 दिसंबर 1946। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, व्हेन वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड और प्रेजेंटेड। एक क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन ये आता है, व्हेन वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्सेप्टेड। ये दोनों डेट्स आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए क्योंकि हरियाणा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इन दोनों डेट्स में से क्वेश्चन आता ही आता है। तो 13 दिसंबर को ये हुई थी मूव एंड 22 जनवरी, आगे हम पढ़ेंगे, 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट किया गया था या अडॉप्ट किया गया था। क्लियर है? ठीक है, फिर 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था। अब एक चीज याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार आता है इसके ऊपर भी कि नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है कि नेशनल फ्लैग जो है, फ्लैग दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सॉन्ग और एंथम। गाना बाद में भी हो सकता है लेकिन फ्लैग सबसे जरूरी है। तो फ्लैग को हमने 1947 में ही अडॉप्ट कर लिया और जो सॉन्ग और एंथम है उसको हमने 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन की एनफोर्समेंट से 2 दिन पहले अडॉप्ट किया। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को हमने फ्लैग अडॉप्ट कर लिया एंड जो सॉन्ग और एंथम है उसके लिए हमने आराम से वेट किया, हमने उसको 1950 में 24 जनवरी को अडॉप्ट किया। बीच में 26 जनवरी 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, हम सब जानते हैं प्रियम्बल में दिया हुआ है। एंड 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया, हम रिपब्लिक बने। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? वेयर द हेड इज द इलेक्टेड। ठीक है, जहां पर भी हेड इलेक्टेड हो स्टेट का उसको हम कहते हैं इट इज अ रिपब्लिक। तो इंडिया इज अ रिपब्लिक क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट जो है ही इज इलेक्टेड। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि वो डायरेक्टली इलेक्टेड है या इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, जहां पर भी हेड इलेक्टेड होगा उसको माना जाएगा इट इज अ रिपब्लिक। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट। हम सबको पता है कि हमारे हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट नॉट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एंड अक्टूबर 1951 से 1952 के बीच में पहले जनरल इलेक्शन हुए, ये इतना रेलिवेंट नहीं है। तो आपने डेट्स क्या क्या याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946 क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई। 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव हुई और 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया या फिर अडॉप्ट किया गया। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया एंड 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया। 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट की डेट सबको याद है। 26 जनवरी 1950 अगेन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, एवरीवन नोस। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। अब हम देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। सबसे पहले एक स्वराज पार्टी थी 1924 में, उसने आइडिया रेज किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद के लिए बनाए। फिर 1934 में कम्युनिस्ट लीडर है M.N. रॉय, उन्होंने भी इसको डिमांड किया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है जो आपको याद रखनी एग्जाम परस्पेक्टिव से, वो है 1940 में डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was accepted इन अगस्त ऑफर। तो हुआ क्या, ब्रिटेन की सरकार ने 1940 में एक अगस्त ऑफर दिया एंड उसमें पहली बार ब्रिटेन की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट किया। तो ये क्वेश्चन आता है कि पहली बार ब्रिटेन की सरकार ने कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को, इंडियंस की डिमांड को माना था? द आंसर विल बी अगस्त ऑफर। 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आई, अगेन उसको रिजेक्ट कर दिया गया एंड अल्टीमेटली 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया एंड कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही हमारा प्रेजेंट डे जो बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसका गठन हुआ था। अब क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट मिशन प्लान में 3 मेंबर्स थे, कौन कौन थे? द आंसर विल बी लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर। जो क्रिप्स मिशन था जो फेल हो गया था, एक तो उन्हीं के मेंबर सर स्टेफर्ड क्रिप्स जिनके नाम पे वो मिशन था, लॉर्ड पेथिक लॉरेंस एंड A.V. अलेक्जेंडर। ये आपने याद जरूर करना है। तो 3 चीजें याद रखनी है यहाँ से आपने कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड मानी गई अगस्त ऑफर में, कोई फायदा नहीं हुआ, बना नहीं। अगेन कैबिनेट, उसके बाद आया क्रिप्स प्रपोजल, अगेन वो रिजेक्ट हो गया एंड अल्टीमेटली कैबिनेट मिशन प्लान के तहत
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, उसके अंदर 3 मेंबर्स थे, कौन कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। आई होप अभी तक आपको क्लियर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। पहली सिटिंग कब थी? अभी हमने देखा 9 दिसंबर को। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो शुरू में थे 389, 296 ब्रिटिश इंडिया, 93 प्रिंसली स्टेट्स एंड 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक टोटल फिगर याद रखना 389। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सारे सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख्स हो, पारसी, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, एससी, एसटी, वुमेन, सब इसका पार्ट थी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू 3 कम्युनिटीज। अगर क्वेश्चन ये आता है कि जो सीट एलोकेशन थी वो किस बेसिस पे थी, तो आंसर होगा इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन। अगेन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे हरियाणा के, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो सीट एलोकेशन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो किस प्रकार से थी? इट वाज इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन। इलेक्शन मेथड की बात करें, देयर वाज नो डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट था थ्रू प्रोविंशियल असेंबलीज, पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड, एंड गांधी वाज नॉट अ मेंबर। तो इलेक्शन का मतलब क्या है? देयर वाज नो डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, यानी कि प्रोविंशियल असेंबलीज के लोग ही उसको इलेक्ट कर रहे थे, एंड वो इलेक्शन भी पार्टली थे क्योंकि कुछ लोग नॉमिनेट किए गए थे बाय प्रिंसली स्टेट्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो कैसे चुने गए, कुछ लोग इलेक्शन से, कुछ नॉमिनेशन से। इलेक्शन जो थे वो इनडायरेक्ट थे, डायरेक्ट नहीं थे, एंड जो नॉमिनेशन थी दैट वाज डन बाय द प्रिंसली स्टेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गांधी वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत बार क्वेश्चन आता है हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 4 ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपने याद रखना है महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसका न्यू वर्जन प्रीएम्बल है, हम सब जानते हैं। इट वाज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। मैंने अभी बताया 13 दिसंबर को ये मूव किया गया था, अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। इट लेड डाउन द फिलॉसफी एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड प्रेजेंट प्रीएम्बल इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ दिस रेजोल्यूशन, यानी कि इस रेजोल्यूशन का ही कुछ बदलाव कर कर प्रेजेंट डे प्रीएम्बल बना। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। एक बार सबको क्लियर है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए चैट में। एक बार सब थम्स अप कर दीजिए सो दैट आई कैन कंटिन्यू। कोई डाउट है किसी को तो मुझे बता सकते हैं। चलो ठीक है। देन आया चेंजेस बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब हमने देखा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लागू हुआ, तो उससे क्या क्या चेंज आए? जो प्रिंसली स्टेट्स और मुस्लिम लीग थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कर लिया आफ्टर माउंटबेटन प्लान। अब हुआ क्या, उससे चेंज क्या क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम अ सॉवरेन बॉडी। हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दे दी गई एक सॉवरेन बॉडी की। अब वो नए लॉ बना सकती है, पुराने लॉज को अमेंड कर सकती है, और उन पुराने लॉज को एब्रोगेट या फिर खत्म भी कर सकती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 तरह के रोल्स को निभाया। एक तरफ तो इट एक्टेड एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, अब हुआ क्या, जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी एंड उसको इन्फोर्स कर रही थी, यानी कि अप टिल 26 जनवरी 1950 देयर वाज नो लेजिस्लेटिव बॉडी। पर किसी ना किसी को तो लॉ बनाने हैं, पार्लियामेंट नहीं है तो लॉ तो बनेगा ना। तो वो लॉ कौन बना रहा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड साथ ही के साथ दूसरा फंक्शन था, इट वाज ड्राफ्टिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूट जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इट वाज परफॉर्मिंग डुअल रोल्स, दैट इज एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी एंड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। Constituent Assembly also acted as the first parliament of independent India till November 1949। ठीक है, तो फर्स्ट पार्लियामेंट की तरह भी उसने काम किया क्योंकि देयर वाज नो पार्लियामेंट टिल द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से क्या 3 चेंजेस आए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरन बॉडी बन गई, ब्रिटेन का अब हमारे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, हम अपने लॉज बना सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, उनको अमेंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 तरह के काम कर रही है, लॉ बना रही है, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, एंड दोनों टाइम पे उसको अलग अलग लोग चेयर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कर रही है तो हु इज द प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमने भी देखा। एंड एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, जीवी मालवांकर, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया। क्लियर है? ये बात जरूर याद रखनी है, जीवी मालवांकर एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब जैसे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, आपने जो साइड में जगह दी हुई है उसके अंदर ये ऐड करनी है। आपने इसको अलग से कहीं नहीं लिखना, क्योंकि बाद में जितने कम नोट्स आपके पास होंगे उतना बेटर यू विल बी एबल टू रिवाइज। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब हम देख लेते हैं मेजर कमिटीज क्या क्या थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यूनियन पावर कमेटी थी, स्टेट कमेटी थी।
यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी। तो ये 3 कमेटी आपने याद रखनी है। राजेंद्र प्रसाद क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को चलाते थे, प्रेसिडेंट थे, तो वो प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे। सरदार पटेल जो थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी राइट्स की कमेटी के चेयरमैन थे। अब इसको याद करना बहुत आसान है। सरदार पटेल हमें सबको पता है कि ही वाज द आयरन मैन। इन्होंने पूरे इंडिया को, इसके ऊपर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बना हुआ है, इन्होंने पूरे इंडिया को यूनाइट किया था। तो प्रोविंसेस को यूनाइट करने वाले कौन थे? सरदार पटेल। तो इसलिए वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, कुछ डाउट है? Someone was trying to get in. I have just tried it. Okay, right. ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के अंडर आ गई यूनियन पावर कमेटी, स्टेट कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। राजेंद्र प्रसाद के अंडर आ गई प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग कमेटी। सरदार पटेल जी के अंदर आ गई प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एफएन एंड माइनॉरिटी राइट्स। एंड हम सबको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, इसमें डेट आप याद ना रखिएगा, लेकिन ये जो 7 मेंबर्स हैं इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली से पूछा गया है। बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरपर्सन, वी ऑल नो। एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलड़ी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, Sayyid Muhammad Sadullah, N. Madhav Rao, who was replaced by B. L. Mittal, and T. T. Krishnamachari, who was replaced by D. P. Khaitan. तो ये आपको याद करने ही होंगे एनी हाउ। दीज आर द 7 मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। 7 लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी में एंड जिसके चेयरपर्सन थे बी आर अम्बेडकर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मिस ना करिएगा, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। देन हमारे पास आता है इनैक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट। अडॉप्शन की अगर हम बात करें, हमें सबको पता है प्रीएम्बल में लिखा हुआ है दैट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26th ऑफ नवंबर 1949। 284 आउट ऑफ 299 मेंबर्स साइंड। ठीक है, आपने डेट ऑफ अडॉप्शन याद रखनी है। स्ट्रक्चर क्या है? प्रीएम्बल है, 395 आर्टिकल्स हैं, 8 शेड्यूल्स हैं। अब एनफोर्समेंट की अगर हम बात करें तो कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे, सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, दैट वाज इनेक्टेड इन 20 ऑन 26 नवंबर 1949, दैट इज ऑन द डेट ऑफ एडॉप्शन। एंड जो मेजर पार्ट था दैट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, दैट वी सेलिब्रेट एज रिपब्लिक डे एंड दैट इज द एनफोर्समेंट डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इससे रिपील क्या क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के आने से? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत बार पूछा गया है कि कौन कौन से 2 एक्ट थे जो रिपील किए गए बाय द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लेकिन एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट, it continued. Abolition of Privy Council Jurisdiction Act continued. अब इसका मतलब एक बार आप समझ लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1773 में सुप्रीम कोर्ट बनी, 1861 तक रही, फिर हाई कोर्ट्स आ गई हमारे पास, फिर हमारी फेडरल कोर्ट बन गई 1935 में। अब 1950 में अगेन सुप्रीम कोर्ट बन गई। फेडरल कोर्ट की जो अपील थी दैट वाज विद द प्रिवी काउंसिल व्हिच वाज सिचुएटेड इन इंग्लैंड, बट आवर सुप्रीम कोर्ट बिकेम द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कोर्ट का सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि फेडरल कोर्ट वाज नॉट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील फॉर द रीजन दैट इट्स अपील वेंट टू प्रिवी काउंसिल इन लंदन, बट सुप्रीम कोर्ट की जो अपील थी वो कहीं नहीं जाती, हमारी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। एंड उसी के लिए एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट आया था। इस एक्ट ने अभी भी कंटिन्यू किया। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट से कौन कौन से एक्ट रहे या कौन कौन से एक्ट खत्म हुए, तो 2 एक्ट खत्म हुए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेकिन एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट स्टिल कंटिन्यूड। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल एलिफेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी एन राव थे, सेक्रेटरी एच वी आर अयंगर थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन एस एन मुखर्जी थे, कैलीग्राफर प्रेम बिहारी रायजादा थे, डेकोरेशन की नंदलाल बोसने और बी आर सिन्हा ने। हिंदी वर्जन की अगर हम बात करें तो वसंत कृष्ण वैद्य, एंड इसको अगेन डेकोरेट किया था नंदलाल बोस ने। 11 सेशन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। पहला सेशन हमने देखा 9 दिसंबर से स्टार्ट था एंड टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। तो ये फैक्ट्स भी आपने याद करने जितना हो सके। सिंबल एलिफेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी एन राव है, सेक्रेटरी एच वी आर अयंगर है, चीफ ड्राफ्ट्समैन एस एन मुखर्जी हैं, कैलीग्राफर प्रेम बिहारी रायजादा हैं, डेकोरेशन की थी नंदलाल बोस ने एंड बी आर सिन्हा ने, हिंदी वर्जन कैलीग्राफी वसंत कृष्ण वैद्य, इल्यूमिनेटेड अगेन बाय नंदलाल बोस। 11 सेशन 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सब क्लियर हो गया होगा। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को। पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि फ्रेंच प्रैक्टिस अडॉप्ट की हमने कि सबसे बूढ़े इंसान को बनाएंगे हम। उसके बाद इलेक्शन हुआ, राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट बन गए। वाइस प्रेसिडेंट एच सी मुखर्जी एंड वी टी कृष्णमाचारी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की 2 डेट आपने बाय हार्ट याद रखनी है, 11 दिसंबर और 22 जनवरी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इंडिया का जो फ्लैग था वो हमने पहले अडॉप्ट कर लिया 22 जुलाई को, लेकिन जो हमने सॉन्ग और एंथम है उसको 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया। फिर हमने देखा कि
अगस्त ऑफर में पहली बार अंग्रेजों ने हमारी डिमांड मानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, लेकिन क्रिप्स वो रिजेक्ट हो गई थी। फिर क्रिप्स प्रपोजल आया, वो भी रिजेक्ट हो गया था। अल्टीमेटली कैबिनेट मिशन प्लान में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, जिसके 3 मेंबर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें आपने देख ली। इलेक्शन जो थे वो इनडायरेक्ट थे, ठीक है, एंड कुछ लोग नॉमिनेटेड भी थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने कवर कर लिया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से क्या क्या चेंजेस आए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो सॉवरन बॉडी बन गई, 2 तरह के रोल करेगी। जब वो एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी काम करेगी तो जीवी मालवांकर उसको चेयर करेंगे, एंड जब वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी काम करेगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको चेयर करेंगे। ठीक है, एक पहला पार्लियामेंट भी जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही थी। फिर हमने कमिटीज देखी, हमने ड्राफ्टिंग कमेटी देखी, एडॉप्शन की डेट देखी, एंड उसके बाद हमने देखे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। अगर सब क्लियर है तो प्लीज मुझे थम्स अप कर दीजिए सो दैट वी कैन कंटिन्यू। सब एक बार थम्स अप कर दीजिए। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगला टॉपिक, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उसको बनने में लगे 2 साल 11 महीने 18 दिन एंड 11 सेशन। तो उस दौरान जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया एंड अलग अलग देशों से कुछ कुछ फीचर्स बोरो किए जिनके ऊपर हमारे लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो अभी हमने पढ़ा, जिसके क्या क्या फीचर्स थे, एक फेडरेशन की बात की गई थी, है ना। तो वो जो एक्ट था इट वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट, बहुत मेहनत से वो एक्ट बनाया गया था। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जितना भी स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो मेनली आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। जैसे कि फेडरल स्कीम, गवर्नर्स ऑफिस, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो ये सारे फीचर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किए हैं। अब एक बात आपने याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन आता है आपको कि इमरजेंसी की जो प्रोविजंस हैं वो हमने कहां से लिए, दैट इज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। लेकिन जो फीचर है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, हमें पता है कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, वो हमने लिया है वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी टर्मिनेट हो जाते हैं या फिर सस्पेंड हो जाते हैं? कैन समबडी टेल मी? कोई बता सकता है इमरजेंसी के बारे में? हम सबको पता है 3 तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। नेशनल इमरजेंसी जो है वो दो ग्राउंड्स पे हो सकती है। कौन कौन से? एक एक्सटर्नल ग्राउंड, इंटरनल ग्राउंड। आर्म्ड रेबिलियन इंटरनल है, एक्सटर्नल क्या है? वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन। एम आई राइट? है ना। तो हम सबको पता है कि जब भी इंटरनल ग्राउंड पे इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होते, लेकिन अगर एक्सटर्नल ग्राउंड पे इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम इमरजेंसी में उसको कवर करेंगे। दैट इज आर्टिकल 358 एंड 359। ठीक है, तो डोंट वरी, वी विल कवर इट। तो ये हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर हम बात करते हैं ब्रिटिश से हमने क्या क्या लिया। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है, हमेशा याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी तक में आया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है। जब एग्जीक्यूटिव ऑर्गन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को, तो उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है 3 ऑर्गन है हमारे ये गवर्नमेंट के, है ना। जुडिशरी जो है इट इज इंडिपेंडेंट, बट जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है दे ओवरलैप। कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे पॉलिटिकल एग्जेक्टिव का पार्ट बनना है, मुझे सीएम बनना है, मुझे मिनिस्टर बनना है, तो आई विल हैव टू बी अ मेंबर ऑफ सम लेजिस्लेटिव बॉडी। चाहे मुझे राज्यसभा लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा मैं बिना उनके मेंबर बने 6 महीने तक रह सकता हूँ, अदरवाइज मुझे उसका मेंबर होना जरूरी है। तो जहां पर ओवरलैप आता है एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर का, एंड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। जुडिशरी हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। फिर रूल ऑफ लॉ किसका कंसेप्ट है? एवी डाइसी का। हम सबने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, ठीक है। इट वाज आल्सो टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश, क्योंकि एवी डाइसे वाज अ ब्रिटिश जूरिस्ट। सिंगल सिटीजनशिप। अब देखो हमने कहने को फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है, सेंटर और डिवीजन के बीच में पावर जो है
डिवाइड हो रही हैं, लेकिन सिटीजनशिप हमने एक ही रखी है, अनलाइक यूएसए। यूएसए में क्या है, डुअल सिटीजनशिप है। तो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट वी हैव टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कैबिनेट सिस्टम, जिसको हमने पोर्टफोलियो सिस्टम देखा, पोर्टफोलियो सिस्टम कौन से एक्ट में आया था, कौन बताएगा मुझे, कोई बताओ फटाफट। पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर विच एक्ट? वेरी गुड, एक्सीलेंट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, राइट। तो उसका मॉडर्न डे सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम हमने इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी हमने वहां से अडॉप्ट की हैं। बायकैमलरिज्म मतलब दो हाउसेस भी हमने यहाँ से किए हैं। प्रेरोगेटिव रिट्स, जो हम 5 रिट्स पढ़ते हैं, वो भी हमने ब्रिटिश से अडॉप्ट की हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। देन यूएसए से हमने लिए फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, impeachment of president, judicial review, removal of supreme court and high court judges, and post of vice president। एक बात याद रखना कि जो impeachment वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज किया गया अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए हमेशा रिमूवल वर्ड यूज करना है, क्योंकि impeachment वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं और मेंशन नहीं है। impeachment ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61, ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे लिखे रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा। ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फेडरेशन है हमारे पास बट विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तभी हम कहते हैं कि हमारी कंट्री क्या है, क्वाजी फेडरल, राइट। फेडरेशन है पर हमारा सेंटर स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू द स्टेट्स। जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो भी सारी हमने सेंटर को दे दी, और अपॉइंटमेंट जो है स्टेट गवर्नर्स वो भी सेंटर करेगा। जितने भी हमारे स्टेट्स के गवर्नर हैं उनको सेंटर अपॉइंट करता है। एंड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143, अगेन इट इज टेकन फ्रॉम कनाडा। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, कॉन्करेंट लिस्ट ली है, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट लिया। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो दोनों हाउसेज मिलकर बिल पास करते हैं, उसको हम कहते हैं जॉइंट सिटिंग। जर्मनी से हमने देख लिया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। रशिया की अगर हम बात करें, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A आर्टिकल 51A, आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल। तो हमने दो चीजें ली है, फंडामेंटल ड्यूटीज और सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। फ्रेंच से अगर हम बात करें तो रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। साउथ अफ्रीका से अगर हम बात करें, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर कहां से हमने लिया है, तो जो प्रोसीजर है हमने वो लिया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करें राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन की, तो राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। लेकिन अगर हम नॉमिनेशन की बात करते हैं मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की, तो इट इज टेकन फ्रॉम आयरलैंड। क्लियर है, राज्यसभा के अगर मेंबर्स की इलेक्शन की बात करें तो साउथ अफ्रीका, नॉमिनेशन की बात करें तो आयरलैंड। एंड लास्ट है हमारे पास जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये आपको बाय हार्ट याद करने होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, फिर ब्रिटिश, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रेंच, साउथ अफ्रीका एंड जापान। कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं जो आपने स्पेसिफिकली याद रखनी है, जो एग्जामिनर्स का फेवरेट है। एक तो फेवरेट आता है आपका यही कि जो फंडामेंटल राइट्स की सस्पेंशन है ड्यूरिंग इमरजेंसी वो कहां से लिया, दैट इज फ्रॉम जर्मनी। लेकिन अकेला अगर इमरजेंसी पूछें दैट इज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा की बात करें तो आयरलैंड, एंड अगर इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की बात करें तो साउथ अफ्रीका। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब हम क्विकली देख लेते हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम सबको पता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ तो देयर वर टोटल 8 शेड्यूल्स एंड नाउ वी हैव 12 शेड्यूल्स। ठीक है, ये शेड्यूल आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। मैंने एक न्यूमोनिक से याद किए हुए हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। मोस्टली लोग इसी से याद करते हैं, अगर आपका कोई और तरीका है तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने ऐसा याद नहीं किए हुए तो आप इसको फॉलो करके याद कर सकते हैं। ठीक है, टी फॉर टेरिटरी। ठीक है, तो पहला जो हमारा शेड्यूल है वो सिर्फ यही बताता है कि कौन कौन से हमारी टेरिटरीज हैं, कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं और उनकी डिटेल्स क्या हैं। ठीक है, अगला ई है, ई का मतलब है एमोल्यूमेंट्स। ये बताता है कि भाई आपकी सैलरीज क्या होंगी, एमोल्यूमेंट्स क्या होंगी कुछ पर्टिकुलर पोस्ट की, जैसे कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जजेस एक्सेट्रा। थर्ड हमारा बनता है ए फॉर अफर्मेशंस। ठीक है, जब भी हम ओथ लेते हैं तो ओथ के साथ अफर्मेशन भी होती है। एंड इसके अंदर कुछ हाई पोस्ट की अफर्मेशन की बात है, जैसे कि मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्सेट्रा। ठीक है, फोर्थ आता है हमारे पास आर। आर का मतलब है राज्यसभा। ठीक है, तो हर स्टेट की राज्यसभा में कितनी सीट होंगी या हर यूनियन टेरिटरी की राज्यसभा में कितनी सीट होंगी,
दैट इज गिवन अंडर द फोर्थ शेड्यूल। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ऐसे आता है हमारे पास शेड्यूल एरियाज। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज फिफ्थ शेड्यूल में दिया गया है। ओ से आता है हमारे पास अदर ट्राइबल एरियाज। ठीक है, इसके अंदर हमने 4 स्टेट्स याद रखनी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इसको मैंने ऐसे याद किया हुआ है, ATM स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, M स्क्वायर में 2 आगे, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ATM स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, फिर F से आ गया हमारे पास फेडरल लिस्ट। हमने देखा फेडरल लिस्ट थी, तो आज हमारे पास 3 तरह की लिस्ट है। इसका आर्टिकल है 246, हम सबको पता है। 3 तरह की लिस्ट कौन कौन सी है? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, ओ से हमारे पास आ गया ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे पास कौन कौन सी है, इसके अंदर सारी आ जाती हैं। फिर हमारे पास आ गया टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। एल से आ गया हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स। तो हम सब जानते हैं कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल ऐड हुआ था ताकि लैंड रिफॉर्म्स किए जा सके। एंड लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जितने भी लॉज थे उसको 9th शेड्यूल में रख दिया जाता था ताकि उसका कोई जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। हालांकि केशवानंदा भारती के बाद के जितने भी, यानी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद के जितने भी डिसीजंस हैं, जितने भी एडिशंस हैं, लॉज हैं, उनका अब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है केशवानंदा भारती के बाद। लेकिन इसकी इंटेंशन यही थी कि जो भी लॉ लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड 9th शेड्यूल में आ गया उसको इम्यूनिटी मिलती थी फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। तो एल से याद रखना हमने लैंड रिफॉर्म्स। फिर डी से आगे डिफेक्शन। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका जो शेड्यूल है दैट इज गिवन अंडर द 10th शेड्यूल। कोई मुझे बता सकते हैं विच इज द अमेंडमेंट? कोई अमेंडमेंट नंबर किसी को याद है? कौन सी अमेंडमेंट से हमारा 10th शेड्यूल ऐड हुआ था? कैन समवन टेल मी? मैसेज में बताइए, कौन सी अमेंडमेंट से हमारा 10th शेड्यूल ऐड हुआ था? किसी को नहीं याद? 52nd अमेंडमेंट 1985। ठीक है, ये याद रखना आपने। फिर पी से हो गया पंचायत एंड एम से हो गया म्यूनिसिपैलिटीज। अब इसकी अमेंडमेंट तो बता सकते हो? 11th और 12th शेड्यूल की अमेंडमेंट तो बता दो कोई। इट इज फेयरली इजी। कैन समवन टेल मी 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल कौन कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुआ? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। चलो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। ठीक है, तो आपने देख लिया 12 शेड्यूल है अब हमारे। 8 शेड्यूल पहले से थे। 9 शेड्यूल ऐड हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट से, 10 शेड्यूल ऐड हुआ 52nd अमेंडमेंट से, 11th एंड 12th शेड्यूल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऐड हुए 73rd और 74th अमेंडमेंट से। क्वेश्चन इस पे भी बहुत बार आता है कि 11th शेड्यूल में 29 आइटम्स हैं और 12th शेड्यूल में 18 आइटम्स हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM से आपने याद रखना है, T फॉर टेरिटरीज, E फॉर एमोल्यूमेंट्स, A फॉर अफर्मेशन, R फॉर राज्यसभा, S फॉर शेड्यूल एरियाज, O फॉर अदर ट्राइबल एरियाज, F फॉर फेडरल लिस्ट, O फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, L फॉर लैंड रिफॉर्म्स, D फॉर डिफेक्शन, P फॉर पंचायत, M फॉर म्युनिसिपैलिटीज। आई होप इट इज क्लियर। अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने कवर किया है, उसके बाद हमने कवर किया है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कवर किया। फिर हमने कवर किए हैं शेड्यूल्स एंड सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या चीज है? सिंपल समझो, बहुत इजी है। क्वेश्चन ये आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड? सिंपल क्वेश्चन है कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है? कौन बताएगा मुझे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं? येस और नो? येस और नो? वेरी गुड। फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, यस, बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर, है ना? तो सिंपल सा बात ये है कि मान लीजिए हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये फंडामेंटल राइट व्हिच इज गिवन अंडर पार्ट 3। ठीक है, एंड मान लीजिए ये हमारा कुछ पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट फंडामेंटल राइट्स में भी आता है एंड कुछ पार्ट ऐसा है जो फंडामेंटल राइट्स नहीं है लेकिन फिर भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा आप बाकी सब चीजों को अमेंड कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड प्रोवाइडेड कि वो इस एरिया में ना आए जहां पर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड हो सकता है लेकिन प्रोवाइडेड वो इस एरिया में ना आए जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमारी कैसे डेवलप हुई अलग अलग केसेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है क्योंकि वैसे भी सारा कुछ जीके के ऊपर आ रहा है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के केस लॉज हैं वो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आए, इसलिए मैं इन सबको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, पहला केस लॉ आता है हमारे पास शंकरी प्रसाद 1951। ठीक है, अब हुआ क्या, जो फर्स्ट अमेंडमेंट आई उसने शेड्यूल ऐड कर दिया, 9th शेड्यूल। अब 9th शेड्यूल क्या करता था, 9th शेड्यूल के अंदर जितने भी हमारे एक्ट्स आएंगे, अब वो जो एक्ट्स हैं दैट विल बी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो ये कॉन्फ्लिक्ट में आ गए विद राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब राइट टू प्रॉपर्टी बिफोर 44th अमेंडमेंट यूज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट। अब क्वेश्चन अगेन यही आया कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। तो इस केस के अंदर शंकरी प्रसाद के अंदर बोला कि यस, पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। एंड जो आर्टिकल 13 के अंदर कंडीशन है कि फंडामेंटल वो जो है वो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज के ऊपर एप्लीकेबल है कि वो फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट नहीं कर सकते, एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल टू अमेंडमेंट। तो दो चीजें याद रखनी है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, सेकंड आर्टिकल 13 डज नॉट इंक्लूड अमेंडमेंट्स, यानी कि अमेंडमेंट्स के ऊपर कोई भी फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करने वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद 1951। अब प्रॉब्लम यहाँ तक कोई नहीं थी क्योंकि ये जो डिसीजन था इट वाज इन द फेवर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को अलाउ किया गया कि आप पार्ट 3 को भी बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम पहली बार तब आई जब गोलकनाथ केस में 1967 में 17th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया एंड उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं दैट आर इम्यूटेबल, दे आर परमानेंट, दे आर सैक्रोसेंट एंड दे कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। अब इसके अंदर जो पुराना डिसीजन था उसको टोटली चेंज कर दिया, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड एंड आर्टिकल 13 इंक्लूड्स व्हाट, अमेंडमेंट। अब बेसिकली क्या आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी लॉ आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकता। अब अगर लॉ की डेफिनेशन में हम अमेंडमेंट भी लेंगे तो मतलब अमेंडमेंट भी फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकता। पहले केस में बोला कि अमेंडमेंट नहीं लेंगे लॉ की डेफिनेशन में, तो इसलिए पार्लियामेंट अलाउ कर दिया गया कि आप बदल लीजिए फंडामेंटल राइट्स को। लेकिन गोलकनाथ केस में व्यू चेंज कर दिया गया, बोल दिया गया कि लॉ के अंदर अमेंडमेंट भी आता है, अमेंडमेंट भी फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकती क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है सेक्रोसेंट हैं। तो पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट की पावर थी फंडामेंटल राइट्स को लेके उसको हटा दिया गया। आई होप आपको क्लियर है। अब इसके बाद पार्लियामेंट परेशानी में आ गया और उन्होंने रिएक्ट किया। रिएक्ट कैसे किया, बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट 24th अमेंडमेंट इन 1971। और इस अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया कि अमेंडमेंट्स आर नॉट लॉज अंडर आर्टिकल 13, यानी कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ही लिख दिया जुडिशरी को ओवरराइड करने के लिए, गोलकनाथ के केस को ओवरराइड करने के लिए, ओवररूल करने के लिए, दैट दे कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इससे एक्सप्लिसिटली ये कह दिया गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को बदल सकता है, उसको चैलेंज किया गया। अब केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया कि 24th अमेंडमेंट जो है वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 13 जो है उसके लॉज के अंदर डेफिनेशन में आए ना आए, बट पार्लियामेंट जो है इट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वो अमेंड नहीं कर सकता। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर हो सकता है कि फंडामेंटल राइट्स में फॉल करे, हो सकता है उसके बाहर फॉल करे, बट फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी हैं उनको अमेंड नहीं किया जा सकता। तो अगर आपसे पूछा गया कि 24th अमेंडमेंट को वैलिड माना गया, हाँ बिल्कुल माना गया। ये भी माना गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, ये भी माना गया, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दे डू नॉट violate the basic structure of the constitution, and it is not necessary कि जो basic structure है वो part 3 में ही हो, it can either be inside the part 3 or it can be outside the part 3। I hope it is clear। उसके बाद 39th अमेंडमेंट आई जिसने प्राइम मिनिस्टर एंड लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शंस को
डिस्प्यूट्स को आउटसाइड द कोर्ट रिव्यू किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया और ये बोला कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इन इंदिरा नेहरू गांधी केस, ठीक है, उन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब उसके बाद आता है हमारे पास 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब इसने एक्सपैंड कर दिया पार्लियामेंट की पावर को, जुडिशियल रिव्यू ओवर अमेंडमेंट्स हटा दी और उन्होंने बोला कि आर्टिकल 368 जो है उसके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जो मर्जी वो कर सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने 42nd अमेंडमेंट के ही उन पार्ट्स को जो कि अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू थे उनको स्ट्रक डाउन कर दिया और बोला कि जुडिशियल रिव्यू प्लस लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट इज बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के तहत क्या है कि जो जुडिशियल रिव्यू है दैट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और जो पार्लियामेंट है उसकी पावर हमेशा लिमिटेड रहेगी ड्यू टू द जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, फिर अगेन वमन राव केस है 1981 का, अगेन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया गया टू द अमेंडमेंट्स आफ्टर केशवानंदा भारती केस, जिसकी डेट ऑफ डिसीजन है 24 मार्च 1973। ठीक है, एल चंद्र कुमार में अगेन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आईआर कोयलो केस 9 शेड्यूल के जो लॉज हैं वो ओपन है टू द जुडिशियल रिव्यू इफ दे वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर। एंड जस्टिस के एस पुट्टास्वामी, राइट टू प्रिवेसी इज द फंडामेंटल राइट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बातें आपने क्या क्या याद रखनी है। पहला शंकरी प्रसाद केस, उसके अंदर क्या बोला गया, उसके अंदर ये बोला गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो आर्टिकल 13 है वो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ को कवर करता है, उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं आती। इससे कोई इशू नहीं था, बिल्कुल ठीक चल रहा था। 1967 में अपने व्यू को सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया गोलकनाथ केस में, उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता क्योंकि आर्टिकल 13 के अंदर अमेंडमेंट भी लॉ की डेफिनेशन में आते हैं। उसके रिएक्शन में सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट ने क्या किया, 24th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की 1971 में, उसने रिस्टोर कर दी पार्लियामेंट की पावर को कि अब पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। उसकी वैलिडिटी चैलेंज हुई केशवानंदा भारती केस में, 13 जज बैठे, हाईएस्ट जज आज तक उसी केस में बैठे हैं। उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ले डाउन करी, उन्होंने कहा 24th अमेंडमेंट वैलिड है। उन्होंने ये कहा कि हाँ पार्लियामेंट अमेंड भी कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर है जो पार्ट 3 में भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, लेकिन उसको आप चेंज नहीं कर सकते। 39th अमेंडमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शंस को जुडिशियल रिव्यू के बाहर रखा गया। इंदिरा नेहरू गांधी केस के अंदर वर्सेस राजनारायण, उसके अंदर जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया। 42nd अमेंडमेंट आई जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोविजन लेके आए जो बाद में स्ट्रक डाउन कर दिए गए इन द मिनर्वा मिल्स केस। फिर वमन राव केस के अंदर अगेन ये बोला गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो रेट्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई हो जाती है। एल चंद्र कुमार में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया। आईआर कोयलो में अगेन ये बोला गया कि जो 9 शेड्यूल के अंदर लॉज आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दैट आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करते हैं। एंड केएस पुट्टास्वामी में फंडामेंटल राइट माना गया, राइट टू प्रिवेसी, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है अभी तक। कोई डाउट है तो मुझे बताइए, किसी को कोई डाउट अभी तक? किसी को कोई डाउट है तो बताइए, सबको सब कुछ क्लियर है अभी तक? कैन वी मूव ऑन? थम्स अप दे दीजिए, चैट में यस लिख दीजिए। सबको सब क्लियर है अभी तक? चलो ठीक है जी, अब आता है हमारे पास अगला टॉपिक दैट इज प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल वैसे बड़ा आसान लगता है और है भी आसान, लेकिन प्रीएम्बल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको भी ध्यान से आप याद कर लेना। कुछ बार कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत आसान हमें लगती हैं एंड वो इतनी आसान लगती है कि हम उसको इग्नोर ही कर देते हैं। तो हमने इस कोर्स का हमारा मेन एम यही है कि आप कुछ भी ऐसा इग्नोर ना करें, आप सिलेबस का ईच एंड एवरी पार्ट कवर करें ताकि आपका एग्जाम बहुत ईजिली क्लियर हो जाए। ठीक है, प्रीएम्बल की वर्डिंग हम सब जानते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वो सब जानते हैं। अब आगे चलते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन व्हिच वाज ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की दो डेट हमने याद रखनी है, 13 दिसंबर एंड 22 जनवरी। ठीक है, कब मूव किया, कब उसको हमने एक्सेप्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगले पॉइंट में, ये बहुत जरूरी आपने याद रखना है। Preamble was enacted after the rest of the constitution to ensure its conformity and coherence with the constitution। बहुत बार हरियाणा में भी, अलग अलग स्टेट्स में भी, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एनफोर्स हुआ। ठीक है, स्टेटमेंट ऐसे आएगी, टेल मतलब आपको आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रियम्बल आर करेक्ट। उसमें से एक स्टेटमेंट ये होगी कि द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस टाइम आपको डाउट हो सकता है, तो आपको याद रखने कि प्रियम्बल को बाद में ही एनफोर्स या इनैक्ट किया गया था। उसका रीजन क्या था, ताकि उसको
बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्फॉर्मिटी में और कोहेरेंस में रखा जाए। एक ही आज तक अमेंडमेंट हुई है प्रियम्बल में, जिससे 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, ठीक है। द प्रियम्बल कंटेन्स ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिफ्लेक्टिंग द ड्रीम्स, माइंड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस फाउंडिंग फादर्स। तो अभी तक आपने क्या याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने मूव की थी, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है प्रियम्बल। इसको बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एनफोर्स किया गया था। 42nd अमेंडमेंट एक ही अमेंडमेंट हुई है जिससे आज तक प्रियम्बल को अमेंड किया गया था, एंड उससे 3 वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, अब हम चलते हैं लिमिटेशंस ऑफ द प्रियम्बल इन जूरिस्प्रूडेंस, कि प्रियम्बल में क्या क्या कमियां हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रियम्बल है, इट नाइदर confers any power nor takes away any power, है ना। इट इज जस्ट अ प्रीफेस। ये बेसिकली हमें एक पेज पढ़कर पता चल जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या है। ना ये किसी को पावर देता है, ना ये किसी पास से पावर लेता है। तो कोई भी पावर ना ये देता है ना लेता है, नो गवर्नमेंटल पावर। इट कैन नॉट ओवरराइड प्रोविजन। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल्स हैं, उनको प्रियम्बल ओवरराइड किसी भी हालत में नहीं कर सकता। इट इज नॉन एनफोर्सिएबल। प्रियम्बल कैन नॉट बी एनफोर्स, इट इज नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, इसका रोल क्या है, एट मोस्ट क्लैरिफिकेटरी। क्लैरिफिकेटरी का मतलब क्या है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हुए कोई समस्या लगे, आपको लगे कोई प्रोविजन वेग है, जनरल है, एम्बिगुअस है, तभी आप प्रियम्बल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रियम्बल हमें क्या क्या बताता है। ठीक है, सबसे पहले बताता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले कौन है, हम सब हैं। तो स्टार्ट ही हम ऐसे करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हमारी स्टेट के नेचर क्या है, अगली चीज हमें पता चलती है। पहला पता चला सोर्स ऑफ अथॉरिटी वी द पीपल ऑफ इंडिया। सेकंड पता चला कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, फिर पता चलता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फिर हमें पता चलता है डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, 26 नवंबर 1949। एंड फिलोसफी क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, सेल्फ रिलायंस, जस्टिस, टॉलरेंस। तो आपने 4 चीजें याद रखी हैं, सोर्स ऑफ अथॉरिटी पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and fraternity। ठीक है, तब सिग्निफिकेंस क्या है, अब ये चीजें आपने बहुत याद रखनी है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज द समरी एंड फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड की टू द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। क्वेश्चन अगर आता है कि ये स्टेटमेंट किसने दी है, कि की टू द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय N.A. पालकीवाला। horoscope of our sovereign Indian Democratic Republic, K.M. Munshi. Keynote to the Constitution, Sir Ernest Baker. And guiding light for judicial interpretation by H.M.J. Sikri, केशवानंदा भारती केस। तो ये आपने पांचों याद रखनी है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पालकीवाला सर ने कहा था। होरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के एम मुंशी ने कहा था। की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन सर अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। एंड गाइडिंग लाइट फॉर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जस्टिस सिकरी ने कहा था इन द फेमस केशवानंदा भारती केस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रियम्बल के अंदर जो जो कीवर्ड्स दिए हैं उनका मतलब क्या है। सबसे पहला वर्ड है सॉवरन। सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरन का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो सॉवरन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, है ना। अब इंडिपेंडेंस दो तरह की हो सकती है, इट कैन आइदर बी इंटरनल और इट कैन बी एक्सटर्नल, राइट। इंटरनल का मतलब क्या है कि आप जितने भी इंटरनल डिसीजंस हैं वो अपनी मर्जी से ले सकते हैं। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, आपके एक्सटर्नल अफेयर्स। इनफैक्ट अगर आप वॉर भी करना चाहें तो आप किसी के डिसीजन से बाध्य नहीं हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम पावर है हमारी स्टेट की, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल एंड सुप्रीम विद इन इट्स टेरिटरी। यानी कि हम सॉवरन हैं इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। जो हमारी मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशंस और कॉमनवेल्थ की, वो हमारी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अब इसका रीजन क्या है, हम सबको पता है कि हम आज कॉमनवेल्थ का मेंबर भी है, यूनाइटेड नेशन का मेंबर भी है, फिर भी हम सॉवरन है इंटरनली एज वेल एक्सटर्नली, क्योंकि हमने ये जो मेंबरशिप है ये अपनी चॉइस से ली है, वॉलंटरली ली है, और जब चाहे हम इसको छोड़ सकते हैं। तो इवन ये मेंबरशिप लेने का डिसीजन भी हमारा खुद का है, हम किसी और के कहने पर ये नहीं कर रहे।
तो इट इंश्योर्स फ्रीडम इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग एंड इंडिपेंडेंस इन इंटरनल गवर्नेंस। तो इंडिया ट्रीटी कर सकती है, कोई भी साइन, किसी से भी दोस्ती कर सकती है, किसी के ऊपर भी वॉर कर सकती है, इंडिया की वो खुद की मर्जी है। तो आई होप इट इज क्लियर। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि आप इंडिपेंडेंट है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। अब अगला वर्ड आता है हमारे पास सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। हमने देखा कि इस अमेंडमेंट से 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, लेकिन ऐसा हम कह सकते हैं कि हालांकि ये वर्ड बाद में आया है, लेकिन जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले भी दिखते हैं अंडर पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब एक बात ध्यान से समझिए, सोशलिज्म का मतलब क्या है। अब सोशलिज्म जो है इट emerged फ्रॉम मार्क्सिज्म। ठीक है, एक बहुत प्रोमिनेंट थिंकर थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी थी मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म कहती थी कि देयर शुड बी अ स्टेटलेस सोसाइटी। ठीक है, उनके हिसाब से 2 तरह की क्लास थी, बुर्जुआ एंड प्रोलिटेरिएट। ठीक है, वो कहते थे कि जो वर्कर क्लास है उसको हमेशा दूसरी क्लास जो है, इन्फ्लुएंशियल क्लास जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास जो है, हमेशा उनको दबाती है और उनको एक्सप्लॉइट करती है। एंड अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, स्टेट खत्म ही हो जानी चाहिए और सारी की सारी प्रॉपर्टी स्टेट के पास होनी चाहिए। एंड एक स्टेज ऐसी आनी चाहिए कि सारी जगह इतना सब कुछ अच्छा हो जाए कि स्टेट की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो दिस वाज मार्क्सिज्म। अब मार्क्सिज्म से बना हमारा सोशलिज्म। ठीक है, अब सोशलिज्म जो है वो ये कहता है, जो एक्सट्रीम सोशलिज्म है वो कहता है कि स्टेट शुड ओन ऑल रिसोर्सेज, है ना। एंड जब ये सोशलिज्म वायलेंट हो जाता है उसको हम कह देते हैं कम्युनिज्म, है ना। एक टर्म सुनी होगी आपने, कम्युनिज्म, वो तो कम्युनिस्ट कंट्री है। तो सोशलिज्म जब वायलेंट हो जाता है, सोशलिज्म का मतलब क्या है कि सारा कुछ जो है वो स्टेट ओन करे और बाद में सब में बराबर बांट दे। एंड जब उसको पाने के लिए वायलेंट हो जाओ तो कम्युनिज्म बन जाता है। लेकिन हम फॉलो करते हैं गांधीयन सोशलिज्म, या जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो जो हमारा सोशलिज्म है वो ट्रेडिशनल सोशलिज्म से अलग है। हम ये नहीं कहते कि सारा कुछ सरकार को दे दो और बाद में सब में बराबर बांट दो। हम ये कहते हैं कि सरकार का कुछ फर्ज है कि अगर कोई पर्सन या कोई क्लास वीक है तो सरकार उसको अपलिफ्ट करे। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वैसे सब अपना अपना कमाएंगे, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के बेसिस के ऊपर राइज करेंगे, लेकिन अगर सरकार को लगता है कि पर्टिकुलर क्लास या कोई ग्रुप ऑफ पीपल कमजोर है तो सरकार उसको हेल्प करेगी राइज करने में। ठीक है, तो इंडियन सोशलिज्म जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है और गांधीयन सोशलिज्म है, जिसमें हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि सारा कुछ सरकार का होगा, सब में बराबर बन जाएगा, लेकिन जो भी सरकार को लगेगा कि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप वीक है तो उसको उसको रेस करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए सरकार स्टेप्स ले सकती है। तो इसके फायदे क्या हैं? इनकम इनइक्वालिटी कम होती है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस होती है, और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ की साथ को एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मान लीजिए हम एक कॉन्टिन्यूम ड्रॉ करें तो एक तरफ एक्सट्रीम में आता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म कहते हैं कि सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में छोड़ दो। एक तरफ बिल्कुल एक्सट्रीम में आता है सोशलिज्म, या जिसको हम कहते हैं कम्युनिज्म। ये क्या कहते हैं कि सारा कुछ सरकार को दे दो। बीच में कहीं आता है गांधीयन एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो हमने एक बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच को अपनाने का ट्राई किया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सॉवरेनिटी एंड सोशलिस्ट। अब हम चलते हैं अगले वर्ड के ऊपर, सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब ये होता है कि हमारी इक्वल रिस्पेक्ट है सारे के सारे रिलीजन्स को। ये भी ऐड हुआ था 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 थे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच सेकुलरिज्म से रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके वर्ड के ऐड होने से पहले भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर था। अब सेकुलरिज्म 2 तरह का हो सकता है, इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार इसको 2 मिनट ध्यान से समझ लीजिए। इंडियन एंड वेस्टर्न, हम कहते हैं सर्व धर्म संभव। वेस्टर्न सेकुलरिज्म कहता है धर्म निष्पेक्षता। ठीक है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि जो स्टेट है और रिलीजन है, ये स्टेट है, ये रिलीजन है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं होगा। इसको हम कहते हैं नेगेटिव सेकुलरिज्म। ठीक है, हम धर्म के प्रति निष्पेक्ष हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता धर्म है कि नहीं, सबके लिए, हमारे लिए कोई भी रिलीजन होना ना होना बराबर है। इंडिया में थोड़ा सा अलग है कंसेप्ट, हम कहते हैं सर्व धर्म संभव। ये स्टेट है,
ये रिलीजन है 1, रिलीजन 2, रिलीजन 3, रिलीजन 4, रिलीजन 5, सो ऑन। स्टेट जो है सारे रिलीजन्स को इक्वली सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो इक्वालिटी का कंसेप्ट उधर भी है इधर भी है। वहां पर सारी रिलीजन इक्वल है इन द सेंस कि स्टेट को किसी भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया के अंदर क्या है कि सारे रिलीजन्स को स्टेट इक्वली सपोर्ट करे, यहाँ पे भी इक्वालिटी है, लेकिन हम पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म इज पॉजिटिव इन नेचर बिकॉज वी सपोर्ट एंड ट्रीट ऑल द रिलीजन्स इक्वली। ऑन द अदर हैंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म या फिर नेगेटिव सेक्युलरिज्म में क्या होता है कि स्टेट सारे रिलीजन से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करती है। वो कहती है कि हमने बिल्कुल भी रिलीजन के मामले में इंटरफेयर ही नहीं करना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन सेक्युलरिज्म, इम्पार्शियलिटी टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट सपोर्ट कर सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है। यहाँ पे प्रोहिबिट करते हैं, स्टेट बिल्कुल भी रिलीजियस मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होगी। यहाँ पर फ्रीडम टू प्रैक्टिस है। यहाँ पे जरूरी आमतौर पर क्या होता है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में कि आप पब्लिक डिस्प्ले नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर अगर हार्मफुल प्रैक्टिस है तो इंटरवीन कर सकते हैं, और नेगेटिव सेक्युलरिज्म में इंटरवेंशन नहीं होती है। ठीक है, अगर हम इंडियन सेक्युलरिज्म या पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात करें तो पर्सनल लॉज को रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन यहाँ पर पर्सनल लॉज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। यहाँ पर रिलीजन इंटेग्रल होता है सोसाइटी को, जैसे हमारी सोसाइटी में है, और वहाँ पर रिलीजन को एज अ प्राइवेट मैटर देखा जाता है। यहाँ पर इंट्रा और इंटर रिलीजियस इश्यूज को यहाँ पर जो है एड्रेस किया जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रा रिलीजियस मैटर्स को ही टारगेट करती है। राइट्स की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल एंड माइनॉरिटी राइट्स को, रिलीजियस ग्रुप्स को, और इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिक्स को भी। और यहाँ पर ओवरऑल लिबर्टी की बात की जाती है, एंड स्टेट जो है वो पूरा डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं विद द रिलीजन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सॉवरेनिटी, देन सोशलिस्ट, देन सेक्युलर। अब हम चलते हैं क्विकली डेमोक्रेटिक के ऊपर। डेमोक्रेटिक का मतलब हमें पता ही है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। किसने दी थी, कोई बता सकता है मुझे? तो चैट में बताइए किसने दी थी ये लाइन। इंडियन डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ठीक है, दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आता है क्वेश्चन। इंडिया जो है दैट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, 1 2 3 4 ऐसे करके हमारी सारी पॉपुलेशन है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, एंड वो हमारी आवाज ऊपर लेके जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे एरिया से हम किसी को चुनते हैं, एंड वो हमारी बात को पार्लियामेंट में रखता है, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, नॉट इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है कि हमें कोई और रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि हर चीज के लिए सबसे वोटिंग करवाई जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव एंड प्लेबिसाइड। तो इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। उसका रीजन क्या है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो हमारे लिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही सूटेबल है। अब ये जो चार वर्ड्स हैं, इनिशिएटिव, रिकॉल, रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट, ये जो हैं दीज आर टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, इनको टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, एंड इनका मतलब बताना आपको जरूरी है। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई छोटी सी कंट्री है, वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो आपस में लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इनिशिएट करना है, कोई नया लॉ लेके आना है, तो लोग ही आपस में डिसाइड कर देते हैं कि हमें ये वाला नया लॉ लेके आना है, तो उसको कहते हैं इनिशिएट करना, इनिशिएटिव। रिकॉल का मतलब क्या है कि कोई पर्सन जो है उसको आपने किसी पोस्ट से हटाना है, तो लोग उसको वापस रिकॉल कर सकते हैं, किसी लॉ को भी रिकॉल कर सकते हैं कि ये लॉ ठीक काम नहीं कर रहा, इसको वापस ले आओ। तो इसके अंदर सारे लोग आपस में मिलकर डिसीजन लेते हैं। रेफरेंडम, और अगर हम प्लेबिसाइट की बात करें तो क्या होता है कि कोई भी अगर डिसीजन लेना है, तो जब सारे लोग मिलकर वोट करते हैं तो उसको हम कहते हैं रेफरेंडम और प्लेबिसाइट। अब रेफरेंडम और प्लेबिसाइट में सिर्फ इतना फर्क होता है कि जो रेफरेंडम होते हैं दैट इज इन नॉर्मल सिनारियोज, एंड जो प्लेबिसाइट होता है वो होता है एक्सेप्शनल केसेस में, एंड जनरली जब टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात हो। जैसे हम बहुत बार सुनते हैं कि कश्मीर का जो इशू है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो उसके लिए प्लेबिसाइट होना चाहिए। तो प्लेबिसाइट क्योंकि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इन्वॉल्व है, और हम कह रहे हैं कि सारे लोग वहां के वोट करें, तो इसलिए उसको हम वर्ड यूज करते हैं प्लेबिसाइट। तो आई होप आपको समझ आ गया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर हर डिसीजन सारे लोग लेंगे, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, जैसे कि इंडिया में होता है।
इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि आप नया लॉ लेके आ सकते हैं सारे लोग मिलके, रिकॉल कोई पुराना लॉ है या कोई बंदा है उसको आप वापस लेके आ सकते हैं, रेफरेंडम और प्लेबिसाइड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आपने लेना है, प्लेबिसाइड के अंदर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इन्वॉल्व होती है। तो ये चारों टूल्स हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। देन हमारे पास आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है सिंपल वर्ड्स में, वेयर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और द स्टेट इज इलेक्टेड, जहां पर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है उसको हम कहते हैं रिपब्लिक। अब इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हो या इनडायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हो, अगर आपका हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है तो दैट विल बी अ रिपब्लिक। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं 5 साल के लिए, ऑल पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू सिटीजंस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, तो दैट मींस वी आर रिपब्लिक। फिर अगला आ जाता है हमारे पास जस्टिस। जस्टिस हमने देखा रशियन रेवोल्यूशन से, यूएसएसआर से हमने लिया है। एंड 3 तरह की जस्टिस की हम बात करते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस आर्टिकल 14, 15, 17 हम आगे देखेंगे। इकोनॉमिक जस्टिस की अगर हम बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि सबको आप इक्वल राइट दे रहे हो वोट करने का और इलेक्शंस कंटेस्ट करने का। देन हमारे पास आते हैं लिबर्टी। लिबर्टी की अगर हम बात करें तो हमने देखा था अभी, हमने ये लिया है फ्रांस से, and it was inspired by the French Revolution of 1789. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship, अगर आर्टिकल्स की बात करें 19 and 25, एंड लिबर्टी इज नेवर एब्सोल्यूट। लिबर्टी अगर आपकी है तो किसी और की भी है, उसको आप हार्म नहीं कर सकते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आ गया इक्वालिटी। इक्वालिटी अगेन इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और ये इंश्योर करता है कि कोई भी स्पेशल प्रिविलेज ना हो किसी के पास, एंड इक्वल एक्सेस हो अपॉर्चुनिटीज की सबके पास। ठीक है, तो ये सारे हमारे कीवर्ड्स थे प्रियम्बल के। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। sovereign, socialist, secular, then democratic, republic, justice, liberty and equality. अब लास्ट पॉइंट हमारा आज का है, जो लास्ट का टॉपिक है आज का हमारा, वो इस तरफ ये है कि इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेकेंडली कैन इट बी अमेंडेड, राइट। तो इसके रिलेटेड हमारे पास 4 केस लॉ हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में आ सकते हैं। पहला है बेरूबारी यूनियन केस, जो कहता है प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ पावर और लिमिटेशन, इट इज मियरली अ की टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। तो पहला केस लो आता है हमारे पास बेरूबारी यूनियन का, जो क्लियरली कहता है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर अगला केस आया हमारे पास गोलकनाथ। गोलकनाथ का केस ने भी यही कहा कि इट कंटेन्स द बेसिक फीचर्स एंड प्रिंसिपल्स दैट आर मेंट टू बी परमानेंट। ठीक है, अब केशवानंदा भारती केस से पहले क्या हुआ था, एक 42nd अमेंडमेंट आई, हमने देखा 42nd अमेंडमेंट आई थी 1976 में, इसकी बात आएगी जस्ट अ सेकंड। तो केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया, जो पुराना व्यू था बेरूबारी यूनियन का उसको ओवर रूल कर दिया गया, और ये कहा गया दैट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है देन इट कैन ऑल्सो बी अमेंडेड, है ना, इट कैन बी अमेंडेड, लेकिन सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जो हमने अभी देखा। ठीक है, तो इसके बाद आती है हमारे पास 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, और 3 वर्ड्स ऐड हो जाते हैं प्रियम्बल के अंदर। एंड सेम व्यू वाज टेकन बाय एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995, जिसके अंदर फिर बोला गया प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने याद क्या रखना है, बेरूबारी यूनियन केस जो कहता है प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमारे पास आया केशवानंद भारती के जो कहता है प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी अमेंडेड। एक अमेंडमेंट हुई है 42nd अमेंडमेंट 1976, 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। एंड उसके बाद एलआईसी ऑफ इंडिया केस ने भी केशवानंदा भारती वाला व्यू जो था रीआइट्रेट किया। आज की पोजीशन की अगर बात करें तो यस इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज पर केशवानंदा भारती केस, यस इट इज अमेंडेबल बट इट कैन नॉट वायलेट और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट थी, इट डिड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर, तो उसको वैलिड माना गया। एंड इट इज नॉट एनफोर्सेबल, यानी कि आप प्रियम्बल के दिए गई चीजों को एनफोर्स नहीं करवा सकते, एंड ना ही ये किसी को पावर देता है, ना ही ये किसी से पावर लेता है। तो आई होप आपको अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो एक बार मुझे चैट में थम्स अप कर दीजिए। अभी तक जो हमने पढ़ा इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने कवर करेंगे। अभी तक हमने कवर कर लिया है सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद हमने क्या किया था, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। फिर हमने कवर किया सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमने देखे शेड्यूल्स, फिर हमने देखा एवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, एंड देन हमने कवर किया प्रियम्बल। अब नेक्स्ट क्लास में कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कॉल मी,
एंड साथ में जो भी आपको वीडियोस मिलेंगे क्वेश्चंस की, आप उसको जरूर अटेंड करना, ठीक है। सो वी विल एंड द क्लास हियर। थैंक यू सो मच।